आज हमारे 131 शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीट से चुनकर जाने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, लेकिन आवाज नहीं उठा रहे। मनीषा वाल्मीकि की रेप होके उसके उसकी डेथ होती है, रात के अंधेरे में उसकी बॉडी को जलाया जाता है, लेकिन एक भी एमपी संसद में इसके ऊपर बोलता नहीं है। देश के संविधान को संसद के सामने जलाया जाता है, एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव किया जाता है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन हटाया जाता है, पब्लिक सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग भर्ती है वो खत्म किया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहा। देखते होंगे कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब कहते हैं कि हम जो है सेकुलर हैं या हम जो है जातिवादी को नहीं मानते, मगर बगल में अगर कोई खाने वाला व्यक्ति अगर मतलब शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब से आ रहा है तो थोड़ा सा वो चीनी की प्लेट वाली बात शुरू हो जाती है कि चीनी का प्लेट ला के दीजिए। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी ब्राह्मण समाज में या किसी भी ऊंचे समाज में बैठे हो जहाँ पे सवर्ण जाति के लोग हो, तो कहीं पर ऐसा कुछ भेदभाव कभी दिखा? देखिए, मुझे दोनों अनुभव है। एक तरफ ब्राह्मण मुझे गले भी लगाते हैं, एक तरफ ब्राह्मण वर्ग के लोग जो लेबर वर्क कर रहे हैं वो हमारे घर में आके उनको हम कहते हैं कि सोफे पे बैठो तो वो नीचे बैठते हैं, ब्राह्मण होके भी वो नीचे बैठते हैं, हम ऊपर बैठते हैं, तो वो भी अनुभव है। लेकिन देखिए, मैं बाबा साहब को यानी सिर्फ हम बाबा साहब के परिवार में जन्मे नहीं हैं, तो बाबा साहब के विचारों को फॉलो भी करते हैं। बाबा साहब कहते हैं मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूं कि ब्राह्मण कितना भी भ्रष्ट हो लेकिन वो तीनों वर्गों में श्रेष्ठ होगा। मैं इस बात के खिलाफ हूं। 2014 हो या 2019 हो, बीजेपी को जो मिलने वाले परसेंटेज ऑफ वोट्स है वो 31% और 33% है। 31 और 33% का मतलब यह है कि 69 और 67% ऑफ पॉपुलेशन बीजेपी के अगेंस्ट है। उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। बीजेपी का वोटर कितना है इंडिया में? 35%। मैं फॉर एग्जांपल सीधा आंकड़ा समझे इसलिए 35% भारत के वोटर्स ये इंडिया बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बाकी के 65% पॉपुलेशन ऑफ वोटर्स ये बिखरे हुए हैं, अलग अलग पार्टी में वोट्स देते हैं। ये इन 65% वोटर्स को इकट्ठा लाने के लिए इंडिया बना है और इसलिए बीजेपी को इंडिया से डर लग रहा है कि ये 65% वोटर्स अगर इकट्ठा हो गए तो आने वाले 50 साल तक बीजेपी वापस नहीं आ पाएगी। उनके चैनल बंद करवा रहे हैं। तो ये सिर्फ डर की वजह से हो रहा है। पहली बार इस देश का प्रधानमंत्री बहुत ही डरा हुआ है। एक बात बताइए कि जैसे बहुजन का नेता पहले बहुत सारे लोग मायावती को मानते हैं, अभी एक नया युवा निकला जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी। तो उनको जब देखते हैं, बहुत उनके अभी 2-3 महीने पहले उनको गोली भी लगी थी मगर फिलहाल वो ठीक है, तो उनको जब देखते हैं तो क्या लगता है कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव आ रहे, क्योंकि आप सियासत में नहीं हो तो उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? देखिए, मैं तो यही देखिए, इतना बड़ा समाज है और सिर्फ सेंट्रलाइज लीडरशिप ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत हानिकारक है। बाबा साहब ने कहा हीरो वर्शिपिंग इज डेंजरस टू डेमोक्रेसी। आज हमारे में हो क्या रहा है? हीरो वर्शिपिंग हो रहा है। कल तक सिर्फ एक ही नेता पूरे समाज का रिप्रेजेंटेशन करेगी और कल को अगर ये हाईजैक हो गया तो फिर मूवमेंट का क्या? और इसलिए हमारे पास कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए, सिर्फ एक ही नहीं, सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। एक लीडरशिप अगर यूपी में है तो वो लीडरशिप कर्नाटक में होनी चाहिए, सेकंड लीडरशिप तेलंगाना में होनी चाहिए, महाराष्ट्र में होनी चाहिए, ताकि अगर कोई एक लीडर को हाईजैक करे तो मूवमेंट हाईजैक ना हो। बाकी के स्टेट्स में भी आवाज वही उठे जो यूपी से उठ रही है, जो दिल्ली से उठ रही है। तो हम लोगों को अगर चंद्रशेखर भाई जैसे और नेता तैयार होते हैं तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, स्वागत है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, आज हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है? जीरो। आज हमारे 131 शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीट से चुनकर जाने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, लेकिन आवाज नहीं उठा रहे। मनीषा वाल्मीकि की रेप होके उसकी डेथ होती है, रात के अंधेरे में उसकी बॉडी को जलाया जाता है, लेकिन एक भी एमपी संसद में इसके ऊपर बोलता नहीं है। देश के संविधान को संसद के सामने जलाया जाता है, एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव किया जाता है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन हटाया जाता है, पब्लिक सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग भर्ती है वो खत्म किया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहा। सो रिजर्व सीट्स होने के बावजूद भी हमारा रिप्रेजेंटेशन जीरो है। और देखिए कितनी मजाक की बात है, जो बीजेपी
पब्लिक सेक्टर के खिलाफ है, रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो रिजर्वेशन के खिलाफ है वो अपने सारे कैंडिडेट्स रिजर्व सीट्स पे उतारती है, और सबसे ज्यादा रिजर्व सीट्स पर बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स चुन के आया है। जो आदमी, जो पार्टी, जो संगठन रिजर्वेशन के खिलाफ है, सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का बेनिफिट बीजेपी ले रही है। एक सवाल, जैसे अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशज में से उनके शायद ग्रेट ग्रैंडसन को बीजेपी ने ज्वाइन करवाया था बंगाल इलेक्शन से पहले 1914 में, मगर उनके बाद उन्होंने कहा कि जिस आइडियोलॉजी के साथ मुझे ज्वाइन करवाया गया तो उस आइडियोलॉजी को मोदी जी खुद फॉलो नहीं कर रहे। तो आप चूंकि ऐसे परिवार से आते हैं जिनका इतिहास में नाम है, देश भर में नाम है, तो क्या आपको बीजेपी का कुछ अप्रोच आया कभी? मेरे पास बहुत सारे, उत्तर प्रदेश से एक मैसेज था राज्यसभा में मुझे भेजने के लिए। खुद अमित शाह जी ने उनको अप्रोच किया था कि हम राजरत्न अम्बेडकर को राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे ये ऑफ़र दी। मैंने उनको पूछा तो फिर आपने क्या जवाब दिया? तो उन्होंने कहा सर हमें आपका जवाब मालूम था, तो हमने उनको सीधा सीधा ना बोल दिया, क्योंकि बीजेपी और बाबा साहब के विचार कभी भी नहीं मिल सकते। आरएसएस और बाबा साहब के विचार कभी भी नहीं मिल सकते। नाम को खेल तो बहुत रही है ना भाजपा। देखिए अभी मोदी एंड अंबेडकर नाम की बुक प्रीवियस राष्ट्रपति है, उन्होंने रिलीज करवाई। तो आज बाबा साहब के विचार आरएसएस के दृष्टिकोण में पूरा करने वाला बंदा इस देश में कौन है? नरेंद्र मोदी। तो ये बुक उन्होंने ऑफिशियली बनाई है, मोदी एंड अंबेडकर, कि बाबा साहब के विजन कौन पूरा कर रहा है? नरेंद्र मोदी। तो क्योंकि मीडिया उनका है, सिस्टम उनकी है, तो ये बाबा साहब को चाहिए वैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब सीए एनआरसी लागू हुआ तब हिंदुस्तान टाइम्स ने फ्रंट पेज पे ये खबर छापी कि सीए एनआरसी तो बाबा साहब की विजन थी। तो बाबा साहब ने यह भी लिखा है कि हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो हर एक को उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। तो ये बात क्यों नहीं छाप रहे हो? सीए एनआरसी बाबा साहब का कभी भी ये उनका थॉट नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल 14 में बाबा साहब लिखता है कि कानून के सामने, संविधान के सामने कभी भी किसी की जाति, धर्म, पंथ कुछ नहीं देखा जाएगा, स्टेट नहीं देखा जाएगा, जेंडर नहीं देखा जाएगा, लैंग्वेज नहीं देखी जाएगी। जब कानून के सामने सब बराबर है तो नागरिकता देते समय किसी की जात, किसी का धर्म बाबा साहब कैसे कह सकते हैं कि उनकी जाति या धर्म के आधार पर नागरिकता देनी चाहिए? एक सवाल आखिरी, आप देखते होंगे कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब कहते हैं कि हम जो है सेकुलर हैं या हम जो है जातिवादी को नहीं मानते, मगर बगल में अगर कोई खाने वाला व्यक्ति अगर मतलब शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से आ रहा है तो थोड़ा सा वो चीनी की प्लेट वाली बात शुरू हो जाती है कि चीनी का प्लेट ला के दीजिए। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी ब्राह्मण समाज में या किसी भी ऊंचे समाज में बैठे हो जहाँ पे सवर्ण जाति के लोग हो, तो कहीं पर ऐसा कुछ भेदभाव कभी दिखा? देखिए मुझे दोनों अनुभव है। एक तरफ ब्राह्मण मुझे गले भी लगाते हैं, एक तरफ ब्राह्मण वर्ग के लोग जो लेबर वर्क कर रहे हैं वो हमारे घर में आके, उनको हम कहते हैं कि सोफे पे बैठो तो वो नीचे बैठते हैं, ब्राह्मण होके भी वो नीचे बैठते हैं, हम ऊपर बैठते हैं, तो वो भी अनुभव है। लेकिन देखिए मैं बाबा साहब को यानी सिर्फ हम बाबा साहब के परिवार में जन्मे नहीं हैं, तो बाबा साहब के विचारों को फॉलो भी करते हैं। बाबा साहब कहते हैं मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूं कि ब्राह्मण कितना भी भ्रष्ट हो लेकिन वो तीनों वर्गों में श्रेष्ठ होगा, मैं इस बात के खिलाफ हूं। तो बाबा साहब ने किसी जाति या धर्म के विशिष्ट लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं कही है, लेकिन यह है कि अगर तुम भ्रष्ट हो फिर भी हम आपको आपके जन्म के आधार पर श्रेष्ठ माने, ये हम नहीं कह सकते। तो मुझे भी अनुभव, मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक किताब थी वेटिंग फॉर वीज़ा, कि बाबा साहब को उनके जीवन में ये ब्राह्मणिकल सिस्टम से कितनी क्या कहते हैं वो जो भेदभाव के अनुभव आए। तो ऐसे 6 किस्से बाबा साहब ने उस बुक में लिखे हैं वेटिंग फॉर वीज़ा में। अब उनके 3rd जनरेशन से मैं बिलोंग कर रहा हूं और मुझे भी वही अनुभव आ रहा है, तो मैंने भी अपने लाइफ के 5-6 किस्से ये इसमें लिखे हुए हैं कि ब्राह्मणिकल सिस्टम से कैसे मुझे भेदभाव का सामना करना पड़ा। और मैंने नाम भी यही लिखा है कि स्टिल वेटिंग फॉर वीज़ा, कि बाबा साहब के 3rd जनरेशन के बाद मैं आया हूं फिर भी मुझे अपने ही देश में ट्रैवल करने के लिए मुझे वीज़ा लग रहा है कि मैं फ्रीली ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूं। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले को क्या
पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा। देखिए, मैं तो हिंदू राष्ट्र का सपना जो लोग देख रहे हैं उनको मैं नेपाल को एक बार विजिट करके आने की गुजारिश करूंगा। जो नेपाल एक समय हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया और उन्होंने यही कहा कि हमने बहुत बड़ी गलती की हिंदू राष्ट्र बनाकर, और वो सबको बता रहे कि ये ऐसी गलती तुम लोग मत करो। और मैं ये आपके माध्यम से सभी हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भारत ये बहुत हमारे महापुरुषों की कुर्बानी के बाद ये देश सींचा गया है। हज़ारों मुस्लिम्स, हज़ारों शेड्यूल कास्ट के लोग, हज़ारों सिख, हज़ारों भारत के जो लोग हैं उन्होंने अपना बलिदान दिया, तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ है। और आज फिर से इस देश को अगर कोई धार्मिक गुलाम बनाना चाहता है तो मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम अपने हिंदू बाबा को फॉलो करो, स्वामी नित्यानंद को फॉलो करो। नित्यानंद को इस देश में हिंदू राष्ट्र चाहिए था तो वो बन नहीं पाया, तो वो भारत छोड़ के एक टापू उसने खरीदा है और वो टापू पे उसने हिंदू राष्ट्र बनाया है। तो मैं हिंदू राष्ट्र बनाने वाले सभी लोगों को कहूँगा कि आप स्वामी नित्यानंद जी को फॉलो करो, उनके टापू पर जाओ, वो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जाकर अपना हिंदू राष्ट्र पहले से बना हुआ है, वहाँ पर जाके वो अपना जीवन गुजारो। अगर किसी के पास जाने के लिए टिकट नहीं है, हम भारत के लोगों से उनके टिकट की व्यवस्था भी करेंगे और जहाँ हिंदू राष्ट्र नित्यानंद ने बनाया है वहाँ पर आप अपना जीवन इंडिया या भारत? इंडिया दैट इज भारत। अच्छा, अब भारत दैट इज इंडिया नहीं? इंडिया दैट इज भारत ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। इसके ऊपर बहुत डिबेट्स हुई कि भारत रखा जाए या इंडिया रखा जाए, क्योंकि इंडिया ये ग्लोबली इसका नाम इंडिया बहुत पहले से ही प्रचलित है। ईस्ट इंडिया कंपनी आप देख लो, जब ब्रिटिशर्स इस देश में आए, इंडिया ये नाम किसी अंग्रेजों ने दिया हुआ नहीं है, ये यहाँ के इंडस वैली से रखा गया इंडिया नाम है, जिसे हम इंडस वैली कहते हैं। इंडस का ही सिंधु घाटी हो गया, तो ये यही इसी का नाम है, किसी ब्रिटिशरों ने दिया हुआ नाम नहीं है। ये इंडस वैली से इंडिया बना हुआ है और इंडिया, भारतवर्ष, सम्राट अशोका का भारत, ये दोनों भी इस देश के ही नाम है। किसी बाहर ने इंडिया को, अब इनकी दिक्कत क्या हो गई कि जो बीजेपी फॉर इंडिया आप लोग, इन्होंने कैंपेन चलाया बीजेपी फॉर इंडिया, तो आज जो बीजेपी इंडिया इंडिया नाम से चिल्ला रही थी, अचानक ये इंडिया नाम से परहेज क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें इंडिया से डर लगने लग गया है, गठबंधन से। ऑब्वियसली इंडिया इस देश का एक मजबूत ऑपोजिशन करके उभरेगा, एक मजबूत ऑपोजिशन। देखिए 2014 हो या 2019 हो, बीजेपी को जो मिलने वाले परसेंटेज ऑफ वोट्स है वो 31% और 33% है। 31 और 33% का मतलब यह है कि 69 और 67% ऑफ पॉपुलेशन बीजेपी के अगेंस्ट है। उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। बीजेपी का वोटर कितना है इंडिया में? 35%। मैं फॉर एग्जांपल सीधा आंकड़ा समझे इसलिए 35% भारत के वोटर्स ये इंडिया बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बाकी के 65% पॉपुलेशन ऑफ वोटर्स ये बिखरे हुए हैं, अलग अलग पार्टी में वोट्स देते हैं। ये इन 65% वोटर्स को इकट्ठा लाने के लिए इंडिया बना है और इसलिए बीजेपी को इंडिया से डर लग रहा है कि ये 65% वोटर्स अगर इकट्ठा हो गए तो आने वाले 50 साल तक बीजेपी वापस नहीं आ पाएगी। तो ये डर है मोदी जी को। तो बहुत बातचीत हुई है राजा रतन अंबेडकर जी से, अंबेडकर के वंशज में से है, ग्रेट ग्रैंडसन है और लगातार जो है मोदी जी के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ नहीं, उनकी नीतियों के खिलाफ। अब सवाल ये है कि क्या देश का नाम बदल रहे हैं ये लोग? हालांकि बदलेंगे तो बहुत सारी चीज़ बदलनी पड़ेंगी, है तैयारियों में लगे हुए हैं। तो देखते 2024 का चुनाव है और वोट फॉर इंडिया के लिए जो है अलग अलग जगह पर लोग पहल कर रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।